Welcome back, friends. So, like we are continuing the chapter of the cleaning validation, and इस क्लीनिंग वैलिडेशन के चैप्टर में स्टिल हम लोग ने क्या क्या समझा है, MAR वैल्यू, मैको वैल्यू, मैट्रिक्स के बारे में, और क्लीनिंग वैलिडेशन क्या होता है, और सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, लाइक रिंस मेथड्स एंड स्वैब मेथड. So in this video today we shall understand the requirements of the analytical method validation for the cleaning validation. मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए जो जो एनालिटिकल मेथड है उसको कैसे वैलिडेट करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन मेथड, और ये बाकी मेथड से कैसे अलग है. जैसे एनालिसिस में भी हम लोग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं और क्लीनिंग वैलिडेशन के सैंपल्स के लिए भी. सो क्या एक्चुअल में डिफरेंस है फॉर दिस एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एंड द ऑनगोइंग मेथड वैलिडेशंस फॉर सिंपल मेथड्स. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. सो देखिए, जब भी हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इट मीन्स जो भी हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करने जा रहे हैं टू एनालाइज एनी सैंपल, इट शुड बी वैलिडेटेड. और उसका वैलिडेशन कैसे होगा, वो अपने अपने मेथड्स होते हैं. स्पेसिफिकली क्लीनिंग वैलिडेशन में हमारे पास दो तरह की एनालिसिस होती हैं, स्पेसिफिक एनालिसिस और नॉन स्पेसिफिक एनालिसिस. स्पेसिफिक एनालिसिस क्रोमेटोग्राफिक या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से होती है, जैसे UV, IR. और नॉन स्पेसिफिक TOC, कंडक्टिविटी, pH, UV, माइक्रो, दीज आर सेपरेट मेथड्स. सो हम लोग जब भी बात करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन में, तो एक हमें चाहिए रेजिड्यू इवेल्युएशन. सो दिस मेथड वैलिडेशन इज बेसिकली फॉर द रेजिड्यू एनालिसिस. मतलब जिससे हम लोग जो एनालिटिकल सैंपल है उसमें जो हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट है उसके कंटेंट को एनालाइज करते हैं, वो सिर्फ उसी के लिए हम लोग मेथड वैलिडेशन करते हैं. हाँ, कुछ कंपनीज अपने नॉन स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए भी मेथड वैलिडेशन करती हैं, बट दैट्स नॉट ए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है वो है LOD. LOD का मतलब लिमिट ऑफ डिटेक्शन. ये वो लिमिट है, लिमिट ऑफ द एनालिटिकल मेथड, जो उस मेथड से एनालिसिस हो सकता है. जैसे मान लीजिए 0.1 ppm या 0.1 माइक्रोग्राम पर ml. ये एक एक्सपेक्ट सपोज करके चलिए कि हमारा इतना सैंपल, इतना कंटेंट जो है वो इवेलुएट कर सकता है. इफ़ इन केस इससे कम कंटेंट होगा तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा इन दिस मेथड. ये सिर्फ डिटेक्ट का मेथड है, मतलब डिटेक्ट कर सकता है. हम ये नहीं कह रहे कि क्वांटिफाई भी कर देगा. एक आइडियल मेथड जो है एनालिटिकल मेथड, वो मैको का मतलब मैक्सिमम अलाउएबल कंटेंट या कैरी ओवर का 1/10 होना चाहिए LOD. मतलब अगर मेरा मैको वैल्यू 1 माइक्रोग्राम पर ml है तो 0.1 माइक्रोग्राम तक डिटेक्ट कर लेना चाहिए. एक ये आइडियल मेथड की रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं कि हो ही हो. इसीलिए एक आइडियल केस में क्या है कि 1/10 तक डिटेक्ट हो जाना चाहिए. अगर उससे ऊपर भी है, मान लीजिए 1/5 हो रहा है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है. अगर 1 माइक्रोग्राम का है और 0.2 तक ही वो डिटेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहें कि नहीं, मेथड चेंज करिए. नहीं, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट आइडियल केस में वो 1/10 तक होना चाहिए. अब दूसरी बात आती है, दूसरा पैरामीटर आता है LOQ, यानी कि लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन. लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब है कि वो मिनिमम क्वांटिटी या वो मिनिमम कंटेंट जिसको हमारा एनालिटिकल मेथड क्वांटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट भी कर सकता है, उसको कंप्लीट इवेल्युएशन कर सकता है, और हमें एक आइडियल क्वांटिटी पता चल सकती है कि ये जो है वो क्वांटिटी है जो हमारे सैंपल में अवेलेबल है. इन आइडियल केस इट शुड बी 1/3 ऑफ द मैको वैल्यू. इन आइडियल केस इट शुड बी 1/3 of the Mach value, but it should never be more than 1/2 of the Mach value. क्यों?
क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएशन इन्हीं दो वैल्यूज़ पे मिलती है। अगर मेरे सैंपल में मान लीजिए एलओडी पे ही कोई कंटेंट आ रहा है तो उसकी क्वांटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। एलओक्यू में भी अगर आ रहा है तो उसमें भी वेरिएबिलिटी बार बार ऑब्जर्व हो सकती है। सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी हमारे एलओक्यू पे ही आती है। जब हम प्रिसीजन चेक करते हैं तो हमारा एलओक्यू कंटेंट जब होता है वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व होती है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं इट शुड लेस देन द 1/3 ऑफ द मैको वैल्यू। मतलब अगर मेरा 1 माइक्रोग्राम पर ml का मैको है तो इट शुड नेवर बी मोर देन 0.33 माइक्रोग्राम पर ml। बट ये आइडियल केस है, और अगर ये 0.5 भी आता है तब भी हम इसे कहेंगे ठीक है, हमारे लिए ओके है, क्योंकि हमारा एलओडी भी आ रहा है और एलओक्यू भी ऑब्जर्व हो सकता है और ये मैको वैल्यू से कम ही है। लेकिन अगर किसी केस में एलओक्यू वैल्यू मैको वैल्यू से ज़्यादा है, मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम पर ml का मेरा मैको है और एलओक्यू वैल्यू ही ऑब्जर्व हो जाती है 1.2, तो वो मेथड हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। दैट शुड नेवर बी यूज्ड। इसीलिए हमेशा 1/3 या फिर 1/2 भी चलेगा। अब बात आती है लीनियरिटी। व्हाट इट मीन्स, लीनियरिटी का मतलब है कि कहाँ तक किस रेंज तक मेरा जो मेथड है वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन देगा। मान लीजिए ये मेरा हम कैसे चेक करते हैं, 1 माइक्रोग्राम पर ml का मेरा मैको है तो हम लोग इस तरह करेंगे 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 एंड 1.5। ये हमारे लीनियरिटी चेक के ऑप्शंस रहेंगे। मतलब वो जो है अब 50% से लेके 150% तक तो ऑब्जर्व होना ही चाहिए। ये 0.25 हम लोग कर लेते हैं, जबकि मुझे पता है कि ये जो है एलओक्यू से कम है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस केस में हमें क्या ऑब्जर्व हो जाएगा कि कहाँ तक, किस रेंज तक मेरा जो मेथड है लीनियर यानी कि एक्यूरेसी से ऑब्जर्वेशन देगा, इवैल्यूएशन होगा। इसकी कहाँ में रिक्वायरमेंट मिलती है? इन सम केसेस जब मेरे पास सैंपल मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम से कम आया, कंटेंट जो है 1 माइक्रोग्राम पर ml से कम आया। अब उस केस में हमारा जो मेथड है, मान लीजिए मैंने कहा 0.5 है उसमें, अब वो 0.6 दे, फिर 0.4 दे, फिर 0.5 दे, तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी नहीं है। तो हमें लीनियरिटी चेक कर लेना चाहिए सो दैट हमें ये कंफर्म हो सके कि हाँ मैंने 0.5 दिया, उस मेथड ने 0.5 भी ऑब्जर्व दिया, मैंने 0.5 दिया स्पाइक करके और मेथड ने 0.75 भी ऑब्जर्वेशन। देन फोर्थ पैरामीटर इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी तो क्या है? हमारी एनालिटिकल मेथड इज स्पेसिफिक फॉर दैट कंटेंट। मतलब जो मेरा रेजिड्यू है, मान लीजिए मैंने पैरासीटामोल का सैंपल लगाया तो पैरासीटामोल के लिए ही स्पेसिफिक है। ऐसा तो नहीं उसमें आईबू का भी पीक आ रही है, उसमें डाइक्लो की भी पीक आ रही है, उसमें पैरा की भी पीक आ रही है, उसमें अदर एक्सिपिएंट्स की भी पीक आ रही है, और जो मेरा स्वेब है उस कॉटन है उसका भी पीक आ रही है, नाइलॉन बड की भी पीक आ रही है, जो सॉल्वेंट है उसकी भी पीक आ रही है। तो इट मीन्स मुझे स्पेसिफिक मेथड चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा क्रोमेटोग्राम है, ये तो मेन पीक है और इसी के साथ ही लगा हुआ एक और पीक आई, इसी के साथ लगा हुआ एक और पीक आई, फिर एक और पीक आ गई, तो हमें एक ऑब्जर्व भी नहीं हो पाएगा कि एरिया कितना है। इसीलिए हमेशा एक ऐसा मेथड फॉलो करना चाहिए जो एक स्पेसिफिक एपीआई के लिए या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक पीक दे, इन बिटवीन उसके साथ कोई इंटरफियरेंस ना हो। इंटरफियरेंस का मतलब क्या है कि कोई और एलिमेंट या कोई और मटेरियल उसके साथ जॉइंटली पीक ना दे दे। अदरवाइज क्या होगा, पता चला एरिया बढ़ जाएगा। या कई बार क्या होगा कि हमने जो है इसका डाइल्यूएंट का पीक लगाया और डाइल्यूएंट का सैंपल लगाया और उसने जो है मटेरियल के साथ ही पीक देना चालू कर दिया और एरिया कम ऑब्जर्व होगा। फिफ्थ पैरामीटर इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब, मैंने इस तरीके से समझिए, मैंने डार्ट मारा, वो हर बार जाके बुल साई पे लग रही है। इट मीन्स माई मेथड फॉर द डार्ट इज एक्यूरेट। ऐसा ही हमें यहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग लिनियरिटी में करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही किया जाता है हम लोग लेकिन इस केस में क्या होता है, हम लोग एलओक्यू लेवल पे काम करते हैं, देन 50% पे काम करते हैं, देन 100% पे काम करते हैं एंड
150% पे काम करते हैं। मतलब मेरे पास 4 रेंजेज हैं जिस पे मुझे एक्यूरेसी चेक कर लेनी चाहिए कि हाँ यहाँ एलओक्यू लेवल पे भी वो एक्यूरेटली अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, वो 50% पे भी अपनी एक्यूरेटली ऑब्जर्वेशन दे रहा है, 150% पे भी अपनी एक्यूरेटली ऑब्जर्वेशन दे रहा है। मतलब अगर 1 माइक्रोग्राम पर ml का मेरा मैको है और 1.5 तक भी मैंने उसमें पीक स्पाइक करी तो भी क्या मेरा मेथड एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन 6th पैरामीटर इज द प्रिसीजन। प्रिसीजन इस तरीके से समझिए, मैंने एक बार डार्ट मारा वो बुलसाई लगा, सेकंड डार्ट मारा वो बुलसाई नहीं लगा बट उसके नियर बाई लगा, थर्ड मारा फिर उसके नियर बाई लगा, फोर्थ मारा फिर बुलसाई हो गया। इट मीन्स मेरा मेथड जो है प्रिसाइज है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। कई बार ये होता है मेरा मेथड तो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। मतलब मैंने एक बार डार्ट मारा उसने बुलसाई किया, सेकंड मारा वो बुलसाई से थोड़ा लेफ्ट हो गया, थर्ड मारा बुलसाई से थोड़ा राइट हो गया। इट मीन्स उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर दिया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा है मेरे सैम्पल इवेल्यूएशन कंटेंट का, मेरा मेथड प्रिसाइज नहीं है। जितना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना मेरा मेथड प्रिसाइज होगा। अब यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, इंटरडे, मतलब एक सैंपल मैंने आज लगाया, फिर कल लगाया, फिर परसों लगाया। इट मीन्स अगर मेरे दिन बदल जाते हैं तो भी क्या मेरा मेथड सही ऑब्जर्वेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। एनालिस्ट, एक मैंने सैंपल लगाया, एक दूसरे एनालिस्ट ने लगाया, एक तीसरे एनालिस्ट ने लगाया और फिर भी हमारा ऑब्जर्वेशन एक जैसे ही है। यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं तो सिमिलर की बात करते हैं, सिमिलर ऑब्जर्वेशन, एक जैसी ऑब्जर्वेशन की, सेम ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, यानी कि 100% एक्यूरेट नहीं होता। एक ने 99.99 दिया, एक ने 100.1 दिया, एक ने 100 दिया। इट मीन्स द मेथड इज प्रिसाइज। देन थर्ड प्रिसीजन इज फॉर इंस्ट्रूमेंट। मतलब मेरे पास 4 HPLC हैं और मैंने चारों पे इंजेक्शन लगा के देखा और उसने सेम या सिमिलर टाइप की ऑब्जर्वेशंस दिए। एक ने 99.99 दिया, एक ने 100.01 दिया, एक ने 100 दिया, फिर एक और ने जो है 100 दिया। इट मीन्स मेरा मेथड प्रिसाइज है। तो हमें इस 3 तरीके से प्रिसीजन चेक कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे जी हमने डे का भी किया और सैंपल होल्ड टाइम का भी किया, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जब भी मैं बात करता हूँ प्रिसीजन की, तो एक सैंपल मैंने आज प्रिपेयर किया, उसको इवेलुएट किया, फिर अगले दिन फिर मैंने सैंपल प्रिपेयर किया, दोबारा एनालिसिस किया, फिर थर्ड डे मैंने दोबारा एक बार और सैंपल प्रिपेयर किया और उसको इवेलुएट किया। इट मीन्स मैं अलग अलग डे पे अलग अलग सैंपल प्रिपेयर करता हूँ और उसका प्रिसीजन चेक कर लेता हूँ। वाइल व्हेन वी आर सीइंग द सैंपल होल्ड टाइम, इट मीन्स एक ही सैंपल को मैं कई दिनों तक बार बार इवेलुएट कर रहा हूँ। मतलब एक मैंने इंजेक्शन आज लगाया, उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करी, एक इंजेक्शन मैंने कल लगाया, उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करी, एक इंजेक्शन मैंने परसों लगाया, उसकी ऑब्जर्वेशन इवेलुएट करी। क्या मेरा सैंपल ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम स्टेबल है कि नहीं है। मुझे यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो जाता है कि मैं अपने सैंपल को कितने दिनों तक होल्ड कर सकता हूँ। इन आइडियल केस the sample of the cleaning validation, the swab sample of the cleaning validation or the rinse sample of the cleaning validation should be evaluated within the first 6 hours of the sampling। मतलब सैम्पलिंग करके अगर मेरे पास सैंपल आ गया तो 6 घंटे के अंदर मुझे उसको लगा लेना चाहिए। बट ये मैंने कहा कि आइडियल केस है। इन सम केसेस ये एक्सटेंड भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, मेरे पास मेथड ही इतना लंबा है, रन टाइम पता चला रन टाइम ही 45 मिनट्स का है, उससे पहले मुझे सुटेबिलिटी का लगाना है, डाइल्यूएंट्स का लगाना है, बफर का लगाना है, मीडिया का लगाना है और इसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और पता चला सैंपल मेरा 6 घंटे से ऊपर चला गया या 8 घंटे से ऊपर चला गया। इसलिए हम लोग होल्ड टाइम इवेलुएट करते हैं। मतलब एक सैंपल मैंने आज प्रिपेयर किया है और उसका इंजेक्शन मैंने आज लगाया, फिर कल लगाया आफ्टर 24 आवर्स, देन आफ्टर 48 आवर्स, देन आफ्टर 72 आवर्स। तो मुझे ये ऑब्जर्व हो जाता है कि मैं अपने सैंपल को कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ और ये मैं कितने टाइम के अंदर मुझे इसे एनालिसिस कर लेना चाहिए। देन वन पैरामीटर इज द फिल्टर कंपैटिबिलिटी। फिल्टर कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखिए ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इवन यहाँ तक इम्पैक्ट होता है कि कोई सैंपल मुझे सोनिकेट करना है तो उसे 5 मिनट करना है या 10 मिनट करना है या 15 मिनट करना है। कई बार क्या होता है कि मैंने सैंपल को 5 मिनट की बजाय
1 ही मिनट सोनिकेट किया या 10 मिनट की बजाय मैंने 5 ही मिनट सोनिकेट किया और मेरा ऑब्जर्वेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कोई इंसिडेंट हो गया, इसीलिए मुझे फ़िल्टर कंपैटिबिलिटी, फ़िल्टर क्या मतलब कि जो जिससे हम लोग सैंपल को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। देखिए फॉर द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हमारे पास कई तरह के फ़िल्टर्स यूज होते हैं। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर्स यूज होते हैं, इंजेक्शन फ़िल्टर्स होते हैं, नायलॉन फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। तो मुझे किस तरीके का फ़िल्टर सुटेबल है, क्या मैं तीनों पे ही काम कर सकता हूँ या कोई एक ही मेरे लिए सुटेबल है, ये भी मुझे इवेलुएट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या वॉटमैन फ़िल्टर पेपर को भी यूज कर लिया, नायलॉन फ़िल्टर्स को भी यूज कर लिया, और भी अगर कोई फ़िल्टर्स हैं अलग अलग पोर साइज के उनको भी इवेलुएट कर लिया। तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं अपने सैंपल को किस फ़िल्टर के साथ ही इवेलुएट कर सकता हूँ। जैसे कोई ऐसा सॉल्वेंट है या कोई ऐसा मीडिया है जो कि वॉटमैन को मिक्स सॉल्युबलाइज कर सकता है। देखिए क्योंकि वॉटमैन इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ पेपर, और पेपर क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द नेचुरल पॉलीमर जो कि किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो सकता है डिजॉल्व भी हो जाए। इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि नायलॉन पे ही करो, तो नायलॉन के साथ साथ मुझे वॉटमैन भी इवेलुएट कर लेना चाहिए। क्यों? एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी या बिजनेस कंटिंजेंसी। इन सम केस अगर मेरे पास नायलॉन फ़िल्टर कम पड़ गए, तो अगर सिर्फ मेरे पास वॉटमैन बचा एक अल्टरनेटिव, तो ऐसा ना हो कि मैंने वॉटमैन को इवेलुएट ही नहीं किया है, सिर्फ मैंने नायलॉन पे काम किया है, और जब मैं वॉटमैन के साथ काम करने लगूं तो उसमें कुछ इंसिडेंट आ जाए। तो मुझे ये भी इवेलुएट कर लेना चाहिए कि दोनों चीज़ें सेम टाइप का ही ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, उनमें कुछ इंसिडेंट आ रहा है कि वॉटमैन अपना रेजिड्यू दे रहा है या वॉटमैन के साथ वो सुटेबल है कि नहीं है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द स्वैब रिकवरी। स्वैब रिकवरी का क्या मतलब है कि जो भी मैंने सैंपल स्वैब आउट किया है फ्रॉम दैट सरफेस, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले जब हम लोग स्वैब सैंपल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे डिटेल में भी बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे सैंपल को स्वैब आउट किया है वो मेथड जो है वो कितना एक्यूरेट है, मतलब स्वैबिंग का मेथड कितना एक्यूरेट है, उसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग स्वैब रिकवरी परफॉर्म करते हैं। अब इसको हम देखिए दो तरह के सरफेस होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विच कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक ग्लास, एक मेटेलिक, एक नॉन मेटेलिक या पॉलीमेरिक, 3 तरह की सरफेसेस हो गई है। मेटेलिक में क्या है, स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास। देन ग्लास हमारे पास कुछ एक सरफेसेस होते हैं जो ग्लास पे होते हैं। देन पॉलीमेरिक में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन पाइप्स हैं, हॉज पाइप्स यूज होती हैं, वो आमतौर पे सिलिकॉन की होती हैं। कुछ एक टेफ्लॉन भी यूज होता है। टेफ्लॉन कहाँ पे, कुछ स्क्रैपर्स होते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं, कुछ ब्लेड्स होते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं, या कई बार हमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है किसी सरफेस पे। तो वो मतलब ये 3 तरह मोटा मोटी हमारे पास ये 5 सरफेसेस होते हैं। अब स्टेनलेस स्टील में भी वो अलग अलग हो सकते हैं, SS316, SS316L, SS304, SS304L। तो मतलब अलग अलग सरफेसेस को हमें इवेलुएट कर लेना चाहिए फॉर द स्वैब रिकवरी। मतलब क्या है कि मैं एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सैंपल को उस सरफेस पे स्पाइक करूँगा। अब वो स्पाइक करने के बाद उसे मैं ड्राई आउट होने दूंगा। देन जब वो ड्राई हो जाएगा उसको मैं दोबारा स्वैब करूंगा और फिर उसको इवेलुएट करूंगा विद माय एनालिटिकल मेथड। तो हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरा जो स्वैबिंग का मेथड है वो कितना एक्यूरेट है टू स्वैब आउट द सैंपल। सो आई गेस आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हमें एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन, यानी जो मेथड हमें लगाना है टू इवेलुएट द सैंपल ऑफ द क्लीनिंग वैलिडेशन, उसके एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को या कौन कौन से पैरामीटर्स को इवेलुएट कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन एंड सिंपल एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में, तो उसमें जो बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, एक यहाँ पे आपको रगडनेस नहीं दिखेगा, रगडनेस या रोबस्टनेस वाला जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपल जो 5-6 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स सॉरी, LOD हो गया, LOQ हो गया, लीनियरिटी हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया। वो रोबस्टनेस या रगडनेस वाली चीज़ नहीं आती है वो आपका, लेकिन मेथड वैलिडेशन जब भी बात होती है तो उसमें एक मेजर फैक्टर है।
आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं वो है जैसे स्वैब रिकवरी। स्वैब रिकवरी आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे चाहिए भी नहीं आपको, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट टैबलेट्स आती हैं या फिर प्रोडक्ट आता है जिसको आपको इवेलुएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको, क्योंकि एक मेथड के थ्रू हम सैंपल को स्वैब आउट कर रहे हैं, तो उसको हमें इवेलुएट कर लेना चाहिए। एक चीज़ आती है सैंपल होल्ड टाइम, आपको वहाँ पे भी कर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग स्वैब का जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं उसका होल्ड टाइम परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल हम लोग प्रिपेयर करते हैं एनालिटिकल बिफोर द एनालिसिस, मतलब जो हमारे पास सैंपल आया क्यूसी में, उसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया या बफर में उसको सोनिकेट करके रखा उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, उसका हमें होल्ड टाइम कर लेना चाहिए। वो वहाँ पे है मेन डिफरेंस सैंपल होल्ड टाइम में ये है। हम यहाँ पे स्वैब सैंपल की बात करते हैं, वहाँ पे जो सैंपल है उसको जो प्रिपेयर कर लिया, उसको जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जिसको डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, या जो उसका मदर टिंक्चर है जिसे हम लोग डाइल्यूट कर करके इंजेक्ट करते हैं, उसको होल्ड टाइम पे परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन फॉर द क्लिनिकल वैलिडेशन मेथड एंड ऑर्डिनरी मेथड्स। सो आई होप दिस ऑल आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये पूरी कहानी एक मैंने ब्रीफ में बताया आपको। आप इसको थोड़ा और अगर डिग आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आई हो, एंड होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, सो दैट ज्ञान का विस्तार होता रहे। एंड विद दिस ऑल साइनिंग ऑफ, राधे राधे।